हेलो दोस्तों, कैसे हो? जय सिया राम। तो आज मैं अर्पिता की जुबानी एक कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्पिता है और मैं कनाडा में फ़िलहाल अभी रह रही हूँ। मगर आज से 6 से 7 साल पहले जो मेरे साथ बीता वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन के साथ मेरा ये कहानी, और आज तक मैं जो जीवित हूँ, कैसे जीवित हूँ, ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसलिए ये कहानी मेरा लास्ट है। इसके बाद मैं ये अपना अतीत दोहराना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। मैं उन दिनों, मेरे हस्बैंड बेंगलोर के एक गांव था, वहाँ पे मेरुवली एक गांव था, वहाँ पे वो उनका घर था। और मेरे हस्बैंड के पापा मुखिया थे और बहुत बड़े, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे मेरे हस्बैंड। तो हम लोग कनाडा में मिले थे और मैं भी भारत से हूँ। भारत के, मैं चेन्नई के गांव में रहती थी। तो मैं भी कनाडा पढ़ाई कर ही रही थी। मेरे हस्बैंड और हमारी मुलाकात हुई तो हम लोग की दोस्ती 3-4 साल तक चली। फिर मम्मी पापा के राज़ी से हम लोगों ने शादी कर लिया। और हमारे हस्बैंड जो थे उनका नाम संजय था, मैं अर्पिता हूँ। तो शादी हो गई। उसके बाद अच्छा खासा हम लोग का जॉब लग चुका था, मैं भी जॉब कर रही थी। सडनली मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई थिंक 2 से 3 महीने की। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होती थी, वोमिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते थे। और हम लोग बिल्कुल अकेले थे, एक बिल्कुल अलग देश में। तो फिर संजय ने अपने पापा मम्मी को कॉल किया, बताया सब कहानी। तो उन्होंने बोला कि बहू को लेकर घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक प्रेग्नेंट है तब तक संभाल लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा नहीं जा सकते थे वहाँ पे। तो इन्होंने बोला चलो, इसको जब तक प्रेग्नेंट है तो कम से कम बच्चा उच्चा हो जाएगा तो ही फिर मैं वापस ले आऊँगा। तो संजय और मैं भारत के लिए निकल पड़े। फिर हम लोग की फ़्लाइट आई, हम लोग चले गए, बड़े आराम तरीक़ों से हम लोग पहुँच गए। जब मैं भारत पहुंची तो बहुत अच्छे से स्वागत हुआ हमारा, क्योंकि हम लोगों ने शादी तो वहीं कर लिया था। क्योंकि और पापा मम्मी जो मेरे सास ससुर है वो चाहते भी नहीं थे कि वो यहाँ पे आए शादी करे। मैं भी सोचती थी कैसे फैमिली है और हम लोग को दूर क्यों रखे हुए हैं। फिर भी मुझे पता नहीं था। मैं आ गई घर पे, काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। संजय 2 भाई थे, एक भाई की मृत्यु हो चुकी थी। संजय एक अकेला बेटा था और उसके 2 बहन थी। एक छोटी बहन थी जो अभी 10th में पढ़ती थी, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। तो यानी मेरी ननद मेरे साथ ही रहेगी। तो हम लोग घर पे ही थे और काफ़ी हवेली बड़ा था। मेरे ससुर जी का घर काफ़ी बड़ा था, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संजय 10 दिन हम लोग के साथ रहा, फिर वो कनाडा वापस चला गया, क्योंकि वहाँ पे भी जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसके लिए। और फ़िलहाल मैंने तो जॉब अभी छोड़ ही दिया था और मेरी तबीयत अब काफ़ी सुधरने लगी थी। मैं 1 महीना तो बड़ा अच्छा से बीता, मेरा 5वां महीना चल रहा था उस समय। सडनली एक दिन मम्मी जी को जाना था किसी के शादी पे। तो पापा जी और मम्मी जी रेडी हो रहे थे। तो मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारे घर में नौकर चाकर थे। एक सुभद्रा नाम की नौकरानी भी थी, एक रानी नाम की, सुभद्रा की जो बेटी है उसका नाम रानी था, वो खाना बनाती थी। सुभद्रा पूरे घर को देखती थी। और 2 नौकर थे जो गाड़ी वगैरह और घर के बगीचे वगैरह साफ़ करते थे। एक नौकर थे जो घर के पूरा पोछा पाछी जो भी है ना करते थे, धोबी की तरह, मतलब धोबी कपड़े वगैरह ये सब भी साफ़ होता था। तो सुभद्रा की बेटी का नाम रानी था, वो काफ़ी अच्छी थी, वो भी लड़की। तो फ्रेंड्स, रानी भी अच्छी थी। अच्छे सब नौकर चाकर भी मेरे ससुराल में काफ़ी अच्छे थे। मम्मी जी को शादी पे जाना था, पापा जी भी रेडी हो रहे थे। तो पापा जी मम्मी जी ने बोला कि रात तक रुकने का नहीं है, क्योंकि उनका दोस्त बगल के गांव में रहता था, उनकी बेटी की शादी थी।
तो पापा मम्मी जी जा रहे थे और मेरी ननद को घर पे ही छोड़ दिए मुझे देखभाल करने के लिए, क्योंकि नौकर चाकर पे भरोसा नहीं कर सकते ना। तो मम्मी जी रेडी हो रही थी, मैंने बोला मम्मी जी आप अच्छे से रेडी हो जाओ। मैंने साड़ी वगैरह अच्छे से उनको पहना के पूरा मेकअप कर दिया। मम्मी जी बोली मैं शाम होते होते घर वापस आऊँगी, घर के अंदर कोई ना आए, और अगर कोई आए तो तुमको कुछ दे खाने को, तुम खाना नहीं। ऐसे कह के मम्मी जी चली गई। फिर हम लोग घर के अंदर आए, रूम में बेडरूम में मेरी साथ तो मेरी ननद तो थी ही, मगर ननद को कॉल आया, उनकी दोस्त है ना बगल के आम के बगीचे में बहुत सारे आम टूट रहे थे, तो वो बोली मैं 1 घंटे में आती हूँ भाभी, क्योंकि मुझे कच्चे कच्चे आम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते, मैं लेके आती हूँ। ऐसे करके फिर मेरी ननद चली गई। अब मैं थोड़ी सी घर में अकेली हो गई। मैंने देखा दरवाजे पे कोई आया है, नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और वो बोली कि बहू कहाँ है, तो बोली ऊपर वाले कमरे में। फिर किसी की आवाज़ आई, वो आई और फिर मैंने देखा कि सामने जो थी नीतू भाभी खड़ी थी, और ये नीतू भाभी मेरे ससुर जी के भाई की बहू थी, मतलब मेरे चाचा ससुर की बहू थी। तो कभी कभी बालकनी या घर के ऊपर छत से बात हो जाती थी। तो नीतू भाभी को मैं अंदर बैठाई और बोली भाभी कैसे हो, तो बोली अच्छी है हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मैंने बोला ये क्या है, तो उसने अमरूद निकाला और अमरूद बहुत मीठे मीठे थे। बोले मेरे बगीचे में बहुत सारे हैं, तुम इसको खा के देखो अच्छा लगेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे मम्मी जी ने मना किया है और मेरा मन भी नहीं है अमरूद खाने का। उसने एक थाली में काट के और उसने डब्बे में काट के लेकर आई थी, और उसमें नमक वगैरह छिड़काव करके उसने बोला देखो मैं भी खा रही हूँ, खा लो, बहुत मीठे हैं और एक खा के देखो। जिद करने लगी। मैंने 2-3 अमरूद खाए, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मीठे लगे। मैंने डब्बे के सारे अमरूद खा लिए। फिर वो जल्दी जल्दी से जब मैंने खा लिया, फिर नीतू भाभी दौड़ के नीचे चली गई। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा क्यों चली गई। जब मैं खिड़की से देखी तो पता नहीं, थोड़ा शाम हो रही थी, कोई खड़ी थी रोड के किनारे, कोई लेडीज खड़ी होके हंस रही थी। मैंने सोचा कि ये कौन है जो लेडीज हंस रही है खड़े होके। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ डरावनी जैसी लग रही थी। फिर एक वाइट कपड़े पहने कोई लेडी खड़ी थी, उस समय भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ऐसे ही कोई सडनली कोई खड़ा होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे थोड़ी नींद जैसी आ रही थी, तो मैं बिस्तर पर लेट गई, सोने चली आई। और फिर थोड़ी देर में मेरी ननद आ गई, बहुत सारे आम कच्चे कच्चे लेकर। बोली कि भाभी आपको तो नहीं खाना है, मम्मा ने मना किया है, तो इसके बहुत सारे आम के गुरम्बे और ये सब बना दूंगी। तो काम वाली को उन्होंने बोल रही थी। और फिर मेरी ननद ने पूछा कि भाभी कोई आया था क्या। मैंने बोला हाँ नीतू भाभी आई थी। तो बोला कुछ लेकर आई थी। फिर मुझे डर लगा, क्योंकि मम्मी जी ने मना किया था। मैं डर के मारे बोली नहीं नहीं कुछ नहीं लेकर आई थी, ऐसे ही आई थी मिलने के लिए। सडनली फिर मैं थोड़ी सोने लगी। फिर देखी मम्मी पापा आ चुके थे, गाड़ी की आवाज़ आई। फिर मैंने खिड़की से देखा, पापा जी गाड़ी अंदर लगा रहे थे। फिर मैंने देखा कोई औरत खड़ी है, और उस समय अंधेरा हो चला था। आई थिंक 8 बज रहे थे शाम के। तो मैंने पापा जी की गाड़ी अंदर देखी, फिर वो औरत खड़ी की खड़ी थी। मैंने बोला बहुत गजीब है, मैं 1 घंटे पहले देखी तो वो औरत खड़ी थी, अभी भी वैसे ही खड़ी है। कौन सी औरत है भाई ऐसे दरबार खड़ी है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे ऐसा हुआ कि खिड़की के पास कोई आ गया है, ऐसा कुछ एहसास हुआ। फिर मैंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि मम्मी जी आ चुकी थी और फिर खाने की तैयारी होने लगी थी। तो फिर नीचे आ गई खाना खाने के लिए, खाना खा ही रही थी, पेट में थोड़ा थोड़ा दुख रहा था। तो फिर फिर मेरी ननद ने अपनी मम्मी को बोला कि नीतू भाभी आई थी। फिर मेरी सासू माँ तो गुस्सा हो गई कि वो क्यों आई। फिर मैंने बताया कि वो मिलने आई थी, मुझे देखने आई थी। सासू माँ ने बोला कि खाली हाथ आई थी, कुछ लेकर आई थी। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं ले, ऐसे ही आई, मैं डर के मारे कुछ भी नहीं बोली। तो फिर बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं खाना वगैरह खाई, फिर ऊपर बेडरूम में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई आया हुआ है, मेरे साथ कोई है। मेरा जी कुछ अजीब लग रहा था। तो फिर मैंने मम्मी जी को बोला, तो मम्मी जी ने बोला ठीक है, तुम मतलब मेरी ननद के साथ सो जाओ, यहीं सो जाओ तुम साथ में। तो मैं ननद के साथ सो गई फ्रेंड्स। तो फिर आधी रात करीब 1 बजे मुझे थोड़ा सा पेट में दुख रहा था।
प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं अपनी ननद को उठाई, मैंने बोला शायद मुझे पेट दुख रहा है, मैं बाथरूम जाती हूँ, चलो मेरे साथ। तो फिर मैं खिड़की के पास जाके एक बार, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, मैं खिड़की के पास गई, फिर देखी वो औरत वहीं के वहीं खड़ी है, मुझे एक टके लगाए देखी जा रही है। मैंने बोला कैसी औरत है, तब से खड़ी है देख रही है मुझको, और मुझे बड़ा अजीब सा लगा फ्रेंड्स। फिर मैं बाथरूम में गई तो फिर बाथरूम बिल्कुल ही गंदा था, क्योंकि पूरा जो बाथरूम का जो सॉस था वो पूरे के पूरे ऊपर आ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा, मुझे वोमिटिंग जैसा हो गया। मेरी ननद ने बोला कि भाभी ये तो पूरा साफ़ था, सडनली इतने गंदे कैसे हो गए। मैंने वो तो फिर ननद ने बोला चलो मेरे रूम में, मेरा बाथरूम यूज कर लो। फिर ननद के बाथरूम भी वैसे ही पूरे भरे हुए थे, मम्मी जी की बाथरूम भी थी। तो फिर बोले कि चलो बाहर जो नौकर लोग के बाथरूम होती है वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे फिर बोले चले चलते, उनके साफ़ होंगे। तो जब मैं घर से बाहर निकली उसी समय मुझे अजीब सा हुआ, फिर वो औरत मुझे दिखी, मुझे ऐसा लगा कि कोई है मेरे साथ। तो मैंने अपनी ननद को बोला, तो ननद ने बोला भाभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापा ने पूरे घर को बांध रखा है, मतलब तंत्र मंत्र से। हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र और कोई आत्मा का वास हो ही नहीं सकता, ऐसे मेरी ननद ने बोला। मैं बहुत बेफिक्र हो गई, मैंने बोला बहुत ही अच्छा हुआ। फिर मैं बाथरूम गई, बाथरूम अच्छा था। बाथरूम से बाहर निकली तो मुझे उल्टियाँ होने लगी, और पता नहीं उल्टी होने लगी, उल्टी होते होते फिर वो औरत जो खड़ी थी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने अपनी ननद को बोला देखो ना वो औरत क्यों हंस रही है। मेरी ननद ने बोला कोई औरत नहीं है, आप क्या बोल रहे हो भाभी, चलो घर के अंदर। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ने को हुई तो मेरे पेट में फिर से दुखने लगा और मेरे पैर पिछल गया, मैं 2 सीढ़ी नीचे गिर गई। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, और जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे ससुर, मेरे सास, ननद सब थे। तो फिर सासू माँ ने बोला कि ऐसा ऐसे पैर फिसल गया, क्यों तुम बाहर गई थी बाथरूम में। मैंने बताया सारा बाथरूम गंदा था। फिर मेरी सासू माँ ने बोला नहीं कोई बाथरूम गंदा नहीं था, सभी बाथरूम साफ थे, मैंने देखा तुम्हारे जाने के बाद चकाचक थे। मेरी ननद भी बोली कि मम्मा बाथरूम गंदे थे। फिर हम लोग ध्यान नहीं दिए। फिर 2 दिन के बाद हम लोग घर आ गए। फिर मेरा मन बहुत अजीब होने लगा। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो औरत दरवाजे पे खड़ी है, और मेरा ट्रीटमेंट के लिए मुझे बाहर जाना था, क्योंकि मुझे इंजेक्शन वगैरह दिलाना था, और 6ठे महीने चलने लगे थे। तो फ्रेंड्स मैं गई हॉस्पिटल, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि नर्स है बिल्कुल खड़ी है, और उसके मुंह पूरे बंधे हुए थे। तो उसने इंजेक्शन लिया, और नर्स भी प्रेग्नेंट थी, उनके पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर थे। तो मैंने बोला कि नर्स आपका पूरा महीना चल रहा है, आपका पेट काफ़ी बड़ा हो गया है, और आप प्रेग्नेंट हो, तो आप जॉब क्यों कर रहे हो, अभी छोड़ दो, 2-3 दिन 1 महीने के लिए आप आराम करें। नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया, सर नीचे किए हुए थी, इंजेक्शन रेडी कर रही थी, मुझे उसका देखा नहीं गया। फिर सडनली मैंने देखा कि नर्स के पेट से बहुत सारा खून निकल रहा है, क्योंकि जब मैं अंदर क्लिनिक में थी तो कोई भी मतलब मेरे घर के नहीं थे, सब बाहर बैठे हुए थे, और मैं क्लिनिक में नर्स के साथ इंजेक्शन लेने गई थी। तो देखी कि नर्स के पेट से बहुत सारा खून गिर रहा है। तो मैंने बोला आपका पेट कट गया, क्या हो गया, खून गिर रहा है, आप देखो इसको कपड़े से बांधो, क्या हो गया। मैंने बोला। नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया, पीछे मुड़ के इंजेक्शन बना रही थी। फिर मैंने बोला कि अरे इंजेक्शन ही बनाती रहोगी, अपना ध्यान रखो। मैंने जोर से चिल्लाया, बस नर्स पीछे मुड़ी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, बहुत ज्यादा बोल रही हो, बड़बड़ कर रही हो। तुम अपना काम से काम मतलब रखो और इस पे ध्यान मत दो। इतना सुनते ही मैं तो पागल हो गई। मैंने बोला ये नर्स की आवाज़ कैसी हो गई है, ये कैसे बोल रही है। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी, और उसका मुंह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें लाल लाल थी, दांत बिल्कुल बाहर के तरफ थे, और जो मास्क पहनी थी मास्क उसने हटा दिया था, और उसके पेट कटे हुए थे, और मैं तो देख के बेहोश जैसी होने लगी। फिर उसने बोला
तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? मैं तुम्हें बचने दूंगी और तुम्हारा बच्चा को मैं लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बचोगी तुम मुझसे? नहीं बच पाओगी, मैं छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना सुनते ही वो मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी और उसके हाथों में इंजेक्शन नहीं थे, उसके हाथों में चाकू थे। अब तो मैं डर गई, बहुत ज़ोरों से मैंने चिल्लाया। जब मैंने चिल्लाया तो देखी कि मम्मी जी सब कोई बाहर से मतलब अंदर आ चुके थे और वो जो आत्माएं थी बिल्कुल गायब गायब हो गई, पता ही नहीं कौन था। फिर मैं बेहोश जैसी हो गई। फिर मेरे मम्मी जी ने होश लाया तो मैंने बोला कि मुझे कोई पेट काटने के लिए आ रहा था। मम्मी जी ने बोला नहीं कोई नहीं है। तो बोली एक नर्स आई थी। तो मम्मी ने बोला हाँ नर्स तो आई थी, तो मगर वो नर्स तो चली गई है। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं घर ये लोग लेके मुझे चले गए। फिर घर गई तो थोड़ी ठीक राहत मिली। उसके बाद मेरी हालत थोड़ी बिगड़ने लगी। पापा जी को शक हुआ कि ज़रूर हो ना हो कुछ बात हुआ है। माँ से मेरे पापा जी ने मम्मी जी से पूछा कि बताओ हम लोग शादी में गए थे, उस दिन कोई इससे मिलने आया था? तो माँ जी ने बोला, मम्मी जी ने बोला कि हाँ नीतू आई थी मिलने के लिए। तो फिर पापा जी अंदर आए रूम में और बोले बहू बहू उठो। मैं उठ के बैठ गई। मेरी आंखें मेरे पापा जी ने देखे तो वो उनको कुछ समझ में आया। मेरे हाथ को बोले कि आगे करो हाथ। तो मैंने आगे किया तो मेरी कलाई पकड़ के उन्होंने मेरे नब्ज को देखे और फिर उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरे शरीर के अंदर कुछ है। फिर वो थोड़े दूर खसक गए और बोले बताओ नीतू आई थी तो तुम्हें कुछ दी थी खाने को? उसने बोला डर। तो फिर मैं डर गई। मैं डरते डरते बोली हाँ पापा जी, उसने मुझे अमरूद दिया था खाने को जो काफ़ी ज़्यादा मीठे थे। पापा जी को समझते देर ना लगी कि ये पूरा माजरा क्या है, क्योंकि पापा जी का बड़ा बेटा भी इसी तरह गुजर गया था। मुंह से बहुत सारा ब्लड निकला था और वो क्योंकि गोतिया में जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब दुश्मनी हो जाते हैं। फिर पापा जी को समझते देर ना लगी कि ज़रूर ये फिर वही काला साया आ चुका है। फिर पापा जी गए और उनके जो दोस्त थे जो बहुत बड़े सन्यासी थे और भगत बोलते हैं उसको, वो थे जो उनके घर को बांध के रखे थे। और यही कारण था जो अपने बेटे को कनाडा पढ़ने को भेजे थे, क्योंकि एक बेटा उन्होंने खो दिया था तो वो नहीं चाहते थे कि दूसरा बच्चा भी उनका खो जाए। तो उनके जो रिलेटिव थे, उनके भाई थे, वो ज़मीन जायदाद के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था और यही कारण से उन्होंने अपने भाई को तंत्र मंत्र कर दिया था। और मेरे बड़े मतलब मेरे भाई जो थे, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, उसको ये लोग ने ऐसे ही मार दिया था। तो मेरे पापा जी को समझते देर ना लगी कि ये मेरी बहू बच्चा देने वाली है तो वो मेरा वंश खराब करना चाह रहा है। अब वो अपने दोस्त को बुलाए और बुलाने के साथ उन्होंने सारी कहानी बताई। फिर उनके दोस्त को समझते देर न लगी कि वो जो खाना में खिलाई थी अमरूद, उसी में उसने बहुत सारे प्रेत आत्माएं डाल के खिला दी थी बहू को। अब क्या है ना कि इन लोगों ने मंगलवार का दिन का समय रखा और फिर मुझे तो तबीयत ख़राब ही हो रही थी, उल्टियाँ वगैरह काफ़ी होती थी, सांस लेने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। अब उन्होंने मंगलवार का दिन रखा और मेरे जैसे ही आटे की लोई करीब 15 से 20 किलो इन्होंने गुथवाया और बिल्कुल मेरे आकार का इन्होंने एक आटे की मूर्ति बनाई और उसको मेरे जैसा साड़ी पहनाया और गहने और मेरे जैसे ही बिल्कुल सिंदूर उंदूर लगा के उसको बैठा दिया अग्नि के पास। फिर उनके पापा जी के जो दोस्त थे, जो सन्यासी बाबा थे, वो 3-4 लोगों के साथ आए थे। पूरे घर में नमक का छिड़काव किया और उन्होंने बांधित घर को पूरे फिर से उन्होंने बांधा। बांधने के साथ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। जो भभूत मेरे माथे पे इन लोगों ने लगा दिया था
वो मेरा बिल्कुल भी मतलब मेरा सर पूरा चक्कर चक्कर दे रहा था। उसके बाद फिर मैं बगल में एक चम्मच रखी हुई थी, मैंने चम्मच से अपने पेट में घोंप, फिर सब लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के बांध दिया और बांधने के साथ ये लोग ने मेरे बांध के, और वो जो पुतले आटे के बने थे जो मेरे आकार के थे, वो बिल्कुल उसको वो लोग भभूत और ये सब करने लगे, मंत्रों का उच्चारण होने लगा। और फिर अचानक मेरे मुंह में ऐसा लगा कि कुछ मेरा बाहर निकल रहा है, और जभी भी मेरे मुंह से उल्टियाँ जैसा होने लगी थी, मगर मुंह से ऐसा लगता था कि कुछ बाहर निकल रहा है, मैं उल्टियाँ कर रही हूँ। दूसरे तरफ मंत्रों का उच्चारण और बहुत सारा अग्नि को ज्वालित किया गया था, और गंगा जल का छिड़काव मेरे पूरे बदन पे किया जा रहा था। अचानक मुझे उल्टियाँ होने लगी और खून की उल्टी थोड़ी सी हुई। उसके बाद मेरे मुंह में बहुत सारे झाग बन गए। वो झाग एक तरह से अच्छा ही था जो बाहर निकल रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। सब लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद जब मुझे होश आया, जब मैं आँख खोली तो मैंने क्या देखा, मेरे सामने मेरे हस्बैंड खड़े थे जो कि कनाडा से आए थे, और वो रोए जा रहे थे और बिल्कुल खड़े थे और बिल्कुल निसहाय होके खड़े थे। मेरे को होश आया, मैं सारे लोग बाहर थे, तो डॉक्टर ने बोला, मेरे को क्या है ना कि आईसीयू में एडमिट था। मैंने देखा कि ये तो पूरा आईसीयू है। पूरा 2 दिन के बाद मुझे होश आया। 2 दिन के बाद मेरे को होश आया था और मेरे हस्बैंड मेरे सामने खड़े थे। फिर मैंने तो समझ गई कि मेरा बच्चा तो नहीं है। मैंने बोला कि बच्चा कहाँ है, तो हस्बैंड ने बोला तुम सही हो जाओ बस। उसके बाद वो बाहर चले गए। फिर सारे लोग आए मिलने के लिए, सब रो रहे थे। मैं बिल्कुल भी, मेरा पेट एकदम चिपका हुआ था और मुझे समझ में आ गया था कि मेरा बच्चा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये सदमा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाई और 3 दिन तक और हॉस्पिटल में रही। उसके बाद घर आई, मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखा था। 15 दिन तो मैं रही अपने सास ससुर के साथ। फिर मेरी मम्मी को भी पता चला, तो मेरी मम्मी मेरे साथ कनाडा जाने को तैयार हो गई देखभाल करने को। फिर मेरे हस्बैंड ने मम्मी पापा को बोला कि मुझे डर लग रहा था, जिस बात का वही हुआ, और यही कारण से नहीं, मगर सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे सास ससुर ने सब कुछ बंधवा दिया था, और जो खो गई मैं, जब मेरा बच्चा खो गया, वो तो कभी याद नहीं सकता। वापस मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मगर सब कुछ सही हो चला था। मैं कनाडा वापस आ गई। मेरी मम्मी 6 महीने तक कनाडा में मेरे साथ रही, मेरा देखभाल की, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी पागल जैसी। उसके बाद मैं बिल्कुल अच्छी हो चली थी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ ना कि मैं अच्छी हो चली थी। 6 महीने बाद मेरी मम्मी अपने घर वापस भारत आ गई, और फिर हम लोगों ने डॉक्टर से, वहाँ तो कनाडा में बहुत बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर थे, तो फिर मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाया अच्छे तरीक़ों से, और उन्होंने बोला कि मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ। अब ऐसे करके मुझे 2 साल हो चुके थे। 2 साल में फिर मम्मी को फ़ोन किया, तो मम्मी ने बोला कि हाँ रेडी कर लो, मतलब तो मैं दोबारा माँ बन सकती थी। तो फिर हम लोगों ने तैयारी, मतलब माँ बनने के लिए डॉक्टर से दिखा लिए थे, और बहुत खुशी का बात था फ्रेंड्स कि मैं प्रेग्नेंट दोबारा हुई। और दोबारा होने के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी मम्मी डर गई थी, मेरी सासू माँ डर गई थी, और यही कारण से मेरे सास और मेरी मम्मी दोनों के दोनों कनाडा चले गए थे। और मेरी सास और मेरी मम्मी ने साथ रह के करीब 1 साल उन्होंने साथ रहा, और वहाँ पे बस बहुत खूबसूरत प्यारी सी एक बच्ची को मैंने जन्म दिया, जो आज 6 साल हो चुका है ये कहानी का। और मैंने बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। आज मेरी बच्ची 4 साल की हो चली है, और मैं ये कहानी इसलिए आप लोग से सुनाई हूँ कि मेरा दिल हल्का हो जाए। दोबारा मैं कभी ये रिपीट करना नहीं चाहता। और फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड भी शिव जी के भक्त हैं और मैं भी शिव जी का भक्त हूँ। तो मैं ये कामना करती हूँ कि शिव जी आप सभी को आपकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं ये कहानी और यहीं ख़त्म करती हूँ। सुखी परिवार मेरा है, और हाँ, मैं अपना कहानी आप लोग से शेयर की हूँ। अब इसके बाद मैं इसको दोबारा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आप लोग को बस वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और बस यही था।
तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये कहानी अपराजिता की जुबानी और अपराजिता की कहानी कैसा लगा आप लोगों को। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मिलती हूँ नए स्टोरी और नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, जय सिया।